हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैकेसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। अभी क्या चीज़ें करंट में चल रही है, न्यूज़ में चल रही है। आपको पता है करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम्स के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इवन अगर स्टैटिक पे भी क्वेश्चन आता है, ओके, स्टैटिक पे भी क्वेश्चन आएगा तो वो कहाँ से आएगा, जो करंट में जो टॉपिक चल रहा है उस पर बेस्ड ही आता है, उसका स्टैटिक आपसे पूछ लेते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंटिन्यू करते हैं। होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच आईआईटी, कौन से आईआईटी ने द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम साइन एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी। ओके, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसने किस आईआईटी के साथ मिलकर सुरक्षा, पोषण, जलवायु लचीलापन और आजीविका की में सुधार के दिशा में योगदान के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ओके, मीन्स अगर समझो तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और किस आईआईटी ने, ओके, किस आईआईटी ने मिलके फूड सिक्योरिटी के लिए यानी खाने की सिक्योरिटी के लिए काम किया है, कि इन्होंने एक एग्रीमेंट करा है। ठीक है, इसका आंसर आपका जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ तो आईआईटी बॉम्बे अभी फ़िलहाल और भी न्यूज़ में है। क्यों? सबसे पहले तो ये इसने एलएनटी के साथ टाई अप किया है। ठीक है, इसकी एग्रीमेंट अभी फ़िलहाल किसके साथ हुई है? एलएनटी के साथ। और साथ में किसके साथ किसके साथ किया इसने? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है? एक इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटी बॉम्बे का। क्यों? ओके, SINE, ऐसे याद रखना, SINE। एस का फुल फॉर्म क्या होगा? सोसाइटी। IN यानी इनोवेशन और E यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये इसका फुल फॉर्म, इसका जो इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटी बॉम्बे का, इनका इनिशिएटिव है कि नए स्टार्टअप्स को हम चांस देंगे। ये चाहते हैं कि इंडिया में और भी ज़्यादा नए नए स्टार्टअप्स आएँ। आपको पता है कि अभी इंडिया स्टार्टअप्स पे कितना वर्क कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी चला है गवर्नमेंट ने, है ना, स्टार्टअप इंडिया। ओके, तो इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर स्टार्टअप की, अगर क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है आपके कि स्टार्टअप में इंडिया का कौन सा रैंक है। ओके, तो अगर उसमें बात करें अपन तो इंडिया का रैंक बनता है 3rd। स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया का रैंक बनता है 3rd। फर्स्ट पे कौन है आप पे? यूएस है। ओके, सेकंड पे कौन है? चाइना। और 3rd पे है आपका इंडिया। 4th भी पूछ लेंगे क्योंकि पहले ये 3rd पे था, इंडिया इसको पीछे करके आया है। तो 4th पे है आपका यूके। ओके, यूनाइटेड किंगडम। ये हो गया आईआईटी। तो याद रखना किसके साथ टाइप किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मैथनल। ओके, मैथनल इनेबल्ड कंटेनर, जो मैथनल सक्षम जो कंटेनर है, इसका जो पहला कंटेनर बनाया गया है, इसका क्या नाम है? तो अब देखो क्या है, मैथनल की बात करूँ तो मैथनल क्या है? अब टारगेट है। ओके, क्या टारगेट है? कि हम पूरा का पूरा ग्रीन फ्यूल यूज़ करेंगे। ग्रीन फ्यूल यूज़ करेंगे यानी कि हम ग्रीन एनर्जी यूज़ करेंगे। ग्रीन एनर्जी किस लिए यूज़ करना है? हम किसकी तरफ जा रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब हम आज तो रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, जो भी हमारे पास है, कोल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये चीज़ें हम आज तो यूज़ करेंगे, पर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, इतने स्मार्टली यूज़ करेंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आगे जो पीढ़ियाँ आएगी, नई पीढ़ियाँ आएगी, उनके लिए भी हम बचा के रखें। ठीक है, तो इसके लिए यानी इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल गोल। तो इस चीज़ के लिए ग्रीन फ्यूल की तरफ हम जा रहे हैं। ग्रीन फ्यूल के लिए क्या है? मैथनल। ओके, मैथनल मिक्स करना है। तो मैथनल जो फर्स्ट प्लांट वो कहाँ जा रहा है? लॉरा मैरिस्क। ओके, लॉरा मैरिस्क, ये क्या है? नेम है किसका? पहला मैथनल सक्षम कंटेनर का। अगर इसकी बात करूँ तो इसका टारगेट है कि 2040 तक, ओके, 2040 तक पूरा हम ग्रीन फ्यूल पे काम करेंगे। और साथ ही साथ एक और टारगेट है कि जैसे आप देखते हो कि है ना, समुद्र में कार्गो शिप्स होती है जिसके अंदर एक देश से दूसरे देश में कंटेनर में सामान पहुंचाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल उन कार्गो शिप्स में लगती है। ओके, वो जो शिप्स होती है, कार्गो शिप्स, जो कार्गो शिप्स होती है उसे बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो क्या है कि 25% तक उसको रिड्यूस कर देंगे।
यानी कि जितना पेट्रोल या डीजल वो शिप्स में लग रहा है चीज़ों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाने में, तो उसको 25% तक कम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आगे आपका ऑपरेशन सजग, ठीक है। क्या है ऑपरेशन सजग? किसका इनिशिएटिव है, मीन्स किसने चलाया है? ओके, तो ये आपको पूरा यही गिवन है। किनका है? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उनका ये है, भारतीय तटरक्षक जो बल है उनका ये क्या है, एक इनिशिएटिव है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय तटरक्षक गठन किस वर्ष में किया गया था, इनका गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसको जानने के पहले अपन जानते हैं कि ये ऑपरेशन सजग जो है ये क्या है। तो ऑपरेशन सजग जो है, ओके, ये कहाँ करा गया है? एक बार देखो आप, वेस्ट कोस्ट में। वेस्ट कोस्ट को आप क्या ले सकते हो? वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वहाँ पे ये ऑपरेशन सजग चला गया है। इसके अंदर चलाया गया है, इसके अंदर टोटल 118, ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। टोटल 118 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब इसके अंदर क्या है, ये जो 118 शिप्स है इसके अंदर हर टाइप की शिप्स थी। जैसे कि बात करूँ पुलिस की, पुलिस आपको पता है जो ओशियंस होते हैं, समुद्र होते हैं, सीज होते हैं, इसमें भी अपने इंडियन पुलिस वर्क करती है। सिर्फ अपने ज़मीन पे ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले यही होते हैं। तो जो मराइन पुलिस होती है, यानी कि जो सी में समुद्र में काम करती है, उन पुलिस ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी, ओके, जो भारतीय की जो वो इंडियन नेवी है उन्होंने पार्ट लिया। साथ ही साथ जो कस्टम्स होते हैं, ओके, कस्टम ड्यूटी के जो लोग होते हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया, यानी टोटल 118 शिप्स ने पार्ट लिया है। अब है कि इसका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है आपके 18 अगस्त 1978 में। ओके, सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द होयसाला टेम्पल ऑफ विच स्टेट बीन इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को। यूनेस्को में एक होयसाला टेम्पल है, उसको ऐड किया गया है। होयसाल के जो मंदिर है उनको ऐड किया गया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। अब अपन बात करें यूनेस्को साइट की, ओके, यूनेस्को साइट की अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास अभी से पहले, यानी कि 2021 तक, अगर 2021 तक की बात करूं तो अपने पास टोटल 40, ओके, टोटल 40 यूनेस्को साइट्स थी। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है टोटल 40 थी। अब हमारे पास 2023 में कितने हो गए हैं? 2 और ऐड हो गए हैं इसमें, यानी कि अब टोटल कितने हो गए आपके पास? 42। ओके, इसके अंदर क्या है, 3 टाइप के होते हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। ओके, मिक्स्ड। कल्चरल कितने हैं? 34, पहले 32 थे। नेचुरल कितने हैं हमारे पास? 7। और मिक्स्ड कितने हैं? 1। मिक्स्ड से सिर्फ एक है, वो क्या है, कौन सा है? कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो मिक्स्ड में आता है, वो आपका इकलौता मिक्स्ड का आंसर बनता है, क्योंकि वो एक ही है तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ओके, अब चलते हैं हम लोग होयसाल टेम्पल की। तो इस साल जो 2 ऐड हुए हैं ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। कौन से 2 ऐड हुए हैं? एक तो ये होयसल मंदिर, होयसल जो टेम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या बना है आपके? शांति निकेतन। ओके, शांति निकेतन जो है किनका आश्रम है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आश्रम था, उसको डाला है किसमें? विश्व धरोहर के अंदर सूची में। अब ये कहाँ है? तो ये है आपके वेस्ट बंगाल में। ओके, अब क्वेश्चन क्या है आपके? होयसल जो मंदिर है ये कहाँ है? तो इसका आंसर बनेगा आपका तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनोग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स उड़ान भवन। जो आपको पता है, जो हमारे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है आपके? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आपके कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स यानी एक भवन का उद्घाटन किया है। भवन का नाम क्या है? उड़ान भवन। ओके, उद्घाटन किया उन्होंने उड़ान भवन का। तो अब आपसे पूछ रहा था कौन सी सिटी में है ये जो एविएशन, जो उड़ान भवन है ये कौन सी सिटी में है? तो ये जो है उड़ान भवन, ओके, ये कहाँ है? इसका आंसर बनेगा आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के भी कहाँ? जो सफदरगंज है, सफदरगंज एयरपोर्ट। ओके, सफदरगंज का जो एयरपोर्ट है उसमें है।
न्यू दिल्ली का सफदरगंज एयरपोर्ट। अब इसमें क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें सिविल एविएशन के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं वो होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनकी जो मीटिंग्स होती है, यानी इनका ऑफिस भी यहाँ पे होगा। किसका बोला मैंने, डायरेक्टर जनरल, सिविल एविएशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनकी होगी। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, सारा कुछ जो न्यू फीचर्स है सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ट होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ है, सफदरगंज, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल नाउ बी नोन एज द संविधान सदन। जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है अब हम उसको किस नाम से जानेंगे, संविधान सदन से। व्हाट इज द नेम ऑफ करंट लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, करंट लोकसभा स्पीकर कौन है। अगर मैं संविधान सदन की बात करूं तो जो संविधान सदन है इसकी बात करूं तो मैं, अब ये देखो ये हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो पुराने वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग्स अभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। तो मैंने क्या कहा, जो चीज़ करंट में चल रहा है अभी, जो अपना क्वेश्चन जो एग्जामिनर है एग्जाम क्वेश्चंस बना रहा है उसको पता है कि अभी करंट में ये लॉन्च हुआ है तो बच्चा ये तो पढ़ेगा ही। ओके, तो वो ट्रिक क्या खेलता है आपसे, उसी से जो पुराना है यानी उसी का जो स्टैटिक है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम बात करते हैं जो संविधान सदन है यानी कि ओल्ड, ओके, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। अगर मैं ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की बात करूँ तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ओके, अब ओल्ड पार्लियामेंट हाउस से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें क्या पूछा जा सकता है आपके कि जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है ये इसका शिलान्यास कब हुआ था, यानी फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था। तो 1921 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, बन के कब तैयार हुआ था, 1927 में बन के तैयार हुआ था। कितने साल लगे थे बनने में, लगभग 6 साल लगे थे इसको बनने में। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पहले इसके जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी फर्स्ट यूनियन कैबिनेट के जो हेड थे वो कौन थे। तो आपको पता है यूनियन कैबिनेट के हेड कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो वैसे ही अभी आपसे क्या पूछ रहा है, लोकसभा के स्पीकर अभी जो करंट है, करंट लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारा नया, जैसे ये संविधान सदन है तो नया पार्लियामेंट हाउस बना, नया पार्लियामेंट हाउस किस प्रोजेक्ट के अंदर बना है, तो उसका क्या होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मेन मोटो क्या है कि इंडिया गेट से लेके कहाँ तक, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। ओके, राष्ट्रपति भवन के पूरे एरिया को रीडेवलप करना है, उस पूरे एरिया को वापस से एकदम नया बनाना है। ये सेंट्रल विस्टा का मेन प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्शन फॉर पीस। एक्शन फॉर पीस यानी शांति के लिए, एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर ग्लोबल गोल्स, यानी पूरे विश्व में शांति फैलाना है, शांति। ओके, द थीम ऑफ इंटरनेशनल पीस डे, ये इस बार का जो इंटरनेशनल पीस डे था उसका थीम है, ठीक है, शांति दिवस का थीम था। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, किस दिन हम विश्व शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस डे हम किस दिन मनाते हैं, ये क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं इस टॉपिक पे, सीधा आपसे यही पूछ सकते हैं कि इसका थीम क्या है, डेट पूछ सकते हैं या थीम पूछ सकते हैं। तो डेट क्या है, 21 सितंबर। 21 सितंबर को पीस डे आता है। अच्छे से जो इसका थीम है, थीम बहुत अच्छे से याद कर लेना। ओके, क्या है, एक्शन फॉर पीस, एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर ग्लोबल गोल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G77। ओके, G7 सुना होगा आपने। अब ये G77 क्या है, G77 प्लस चाइना, हमेशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, G77 प्लस चाइना। G77 मतलब इसमें लगभग 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ है। ओके, 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ कहाँ की, साउथ, ग्लोबल साउथ की, ग्लोबल साउथ। 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ इसकी मेंबर है। साथ ही साथ चाइना है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। प्लस चाइना इसलिए लिखते हैं कि G77 का मेंबर चाइना नहीं है, पर एक्टिवली पार्ट ले रहा है, इसलिए हम इसको चाइना को इसके मेंबर में ही इंक्लूड करते हैं। ओके, इसका आंसर चाइना नहीं बनेगा।
G77 प्लस चाइना इसलिए क्योंकि ऑफिशियली चाइना इसका मेंबर नहीं है, पर जब से स्टार्ट है तब से चाइना एक्टिवली पार्ट ले रहा है इसके अंदर, तो चाइना को इसका मेंबर मानते हैं। ये चीज़ें कहीं बहुत जगह आपको लिखी हुई मिलेगी, तो क्या पता आप चाइना टिक कर दो। ओके, इसका आंसर क्या जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है वो इसके मेंबर है। ओके, ये जो G77 है ये क्या काम करती है? तो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट के लिए। आपको पता है जैसे G20 क्या काम करती है, अभी G20 मीटिंग हुई। ओके, अपना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है ना, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, कब हुआ? 9-10 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। सारी कंट्रीज़ कहाँ आई थी? G20 मीटिंग हुई कहाँ पे थी? याद करते रहो। G20 मीटिंग कहाँ हुई थी? अपने भारत मंडपम में। ओके, भारत मंडपम में। अब अपना जो भारत मंडपम है ये कहाँ पे है? ये पूछा जा सकता है, कहाँ पे है? प्रगति मैदान। ओके, तो ऐसी चीज़ें आप रिलेट करना। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स G77 का मेंबर नहीं है। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपके पास वुमेन रिजर्वेशन बिल। व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल? आपको पता है अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, जो महिला आरक्षण के लिए जो एक विधेयक बनाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सबसे पहले ये लगभग 1996 समझो कि 1996 से इससे प्रयास किया जा रहा है कि इसको लागू करना है, बहुत ज़रूरी है। क्या है इस बिल में मेन चीज़ क्या है? तो इसमें क्या है कि वुमेन्स यानी कि जो महिलाएं हैं, ओके, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है। कहाँ पे? इधर कॉर्पोरेट लाइफ यानी कि प्राइवेट जॉब्स और कि गवर्नमेंट जॉब्स, इनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? पार्लियामेंट के अंदर। ओके, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट यानी कि सांसद में। ओके, सांसद में बात हो रही है। सांसद में रिजर्वेशन देना है किनको? महिलाओं को। तो इस पर भी बात चल रही है। इसका क्या है कि इस आरक्षण जो बिल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसमें इट मैंडेट 33% रिजर्वेशन, इसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को। बिल्कुल सही है। ओके, इसमें महिलाओं को क्या मिलेगा? 33% का रिजर्वेशन मिलेगा। इट इंश्योर जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज। ये क्या करेगा? जेंडर इक्वालिटी यानी कि ये लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है। ओके, यानी कि जितने महिला होंगे उतने ही पुरुष होंगे। महिला और पुरुष के बीच में इक्वालिटी की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है। इसीलिए ये बिल लेकर ही आए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सांसद की बात करें तो सांसद में अगर देखें तो अपने पास कितना है? 15% मान लो। ओके, लगभग 15% ही क्या है? फीमेल्स है। महिलाओं की भागीदारी कितनी है? लगभग सिर्फ 15% है, और बाकी कितने हैं? मेल। तो क्या अब ये बहुत अलग है ना। 544 अगर लोकसभा के मेंबर है उसमें से 78 ओनली वुमेन्स हैं, तो बहुत कम है। तो उनकी नंबर को बढ़ाने के लिए, उनके जो नंबर्स हैं उनके भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये बिल लेकर आया गया है। तो यानी जेंडर इक्वालिटी के लिए लाया गया है। इट रोटेट द रिजर्व्ड सीट्स, ये रिजर्व सीट्स को रोटेट करेगा। ठीक है, यह प्रत्येक चुनाव के बाद आरक्षित सीटों का बदलता है। इसका क्या मतलब हुआ मैं बताती हूँ आपको। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? रोटेशन का मतलब है, ओके, रोटेशन इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो एक सीट है, उस पे ये मान लो एक सीट है, ये वुमेन्स के लिए रिजर्व है। ओके, एक सीट है और वुमेन के लिए रिजर्व है। मान लो ये सीट मेरे लिए रिजर्व है। अब मुझे पता है कि हर साल ये सीट एक वुमेन के लिए ही आएगी। मुझसे पहले मान लो कोई मेल आता था, पर मेल इस जगह पे था और अच्छा काम करता था, ऐसा मान लेते, कोई पुरुष था अच्छा काम करता था, पर अब मुझे पता है और मेरा काफ़ी दबदबा है, काफ़ी रूल है इस जगह पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मुझे पता है कुछ करूँ ना करूँ ये सीट तो मुझे ही मिलेगी, तो मैं क्यों मेहनत करूँगी? मैं क्यों कुछ करूँगी अपने मेंस समाज के लिए? ऐसे सोच के लोग हो सकते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ओके, तो जो वुमेन है, तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि ये सीट्स बदलती रहेगी। मीन्स अगर अभी यहाँ पे है रिजर्वेशन, तो बाद में ये रिजर्वेशन इस एरिया से हटा के मान लो दूसरी जगह पे वुमेन के लिए सीट रिजर्व हो जाएगी। तो ऐसे जो ये रिजर्वेशन वाली सीट्स है ये रोटेट होती रहेगी, कभी किसी और जगह से कभी किसी और जगह पे सीट्स को रिजर्व करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तीनों सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर बनता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव की बात करूँ तो ये जस्ट अभी
परसों यानी कि 21 तारीख को लॉन्च हुआ है। ओके, 21 तारीख को ये लॉन्च हुआ है। अब ये क्या है, इसका मेन मोटिव है, इसका मेन काम है कि है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि देखो जैसे गांव, ओके, गांव में क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा रोज़गार का ऑप्शन नहीं मिलता कि कैसे वो रोज़गार करें, और ख़ास करके किनको, महिलाओं के लिए। ओके, खास करके किनको, महिलाओं के लिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाओं को और जो गांव में जो लोग हैं उनको इतना सक्षम बनाए कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कैसे भी जॉब्स, ठीक है, कुछ ऐसे स्किल्स उनमें डेवलप करें कि वो जॉब्स के लिए रेडी हों। ओके, ये है स्किल ऑन व्हील्स प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, टू एम्पावर रूरल यूथ एंड प्रिपेयर देम फॉर चैलेंजेस। अभी मैंने बताया कि ग्रामीण युवाओं के लिए है, खास करके किन के लिए है, महिलाओं के लिए। मीन्स युवाओं पे भी फोकस रहेगा और महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, को सशक्त बनाना है, यही बात करी हमने, ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें भावी रोजगार बाजार की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अभी वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसके लिए रेडी करना है। नेक्स्ट क्या है, टू इम्पार्ट एसेंशियल डिजिटल स्किल्स। अभी आपको पता है पूरा वर्ल्ड डिजिटल, हम अभी पढ़ रहे हैं ये भी डिजिटल, पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, अभी अपन पढ़ाई भी डिजिटल कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ अभी डिजिटल चल रहा है। अभी तो वर्ल्ड एआई का है। ओके, इंसानों की भी ज़रूरत नहीं है, सारा काम एआई कर रहा है। तो इसलिए इस यहाँ पे रहने के लिए आपको पता है इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर अपन खुद को नई नई चीज़ों के साथ ढाल लेते हैं तो ही अपन जी पाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो अगर आप डिजिटल स्किल्स, इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, डिजिटल जो स्किल्स है वो जो ग्रामीण की युवा है उनमें डालें, उनको उनके लिए तैयार करें। टू प्रोवाइड रूरल यूथ विथ इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल। जो ग्रामीण युवा है वो क्या काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम खेती करने का काम करते हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन और बनाते हैं, अपनी पुश्तैनी काम करते हैं। तो उसकी जगह क्या, इंडस्ट्री जो रिलेवेंट है, यानी जो वो काम बाहर जाकर भी, या फिर अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री जैसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज, जैसे कि मान लो बैग बनाने के, बर्तन बनाने का, या हैंडीक्राफ्ट बनाने का, ऐसा छोटा इंडस्ट्री भी। ओके, सो ये क्या गाँव में भी लग सकती है एक छोटी सी इंडस्ट्री, तो उसके लिए रेडी करना चाहती है। हाँ, ओके, तो ये तीनों चीज़ें सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन ख़त्म, अब हम बात करते हैं आज के न्यूज़ के ऊपर, क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं। सबसे पहले पिक्चर देखो आप, हरमनप्रीत जी की और लेवलिना जी की। ये क्या है, इनको बनाया गया है, हरमनप्रीत सिंह और लोवलीना बोरगोहेन, इनको क्या बनाया गया है, ये फ्लैग बियरर होंगे, यानी कि ये ध्वजा लेके जाएंगे। आपने कभी अगर देखा होगा, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है किसी भी गेम की, आज से स्टार्ट हो रहा है, 23 तारीख आज है ना, 3 सितंबर, आज से एशियन गेम्स स्टार्ट हो रहा है। आज के दिन ये ऐसे झंडा लेकर जाएंगे। आपको अगर देखा है ओपनिंग सेरेमनी, उसमें क्या होता है, आगे एक प्लेयर होता है जो इंडिया का फ्लैग ऐसे होस्ट करके आगे आगे चलता है, बाकी जितने भी इंडिया के जितने भी प्लेयर्स, जितने भी एथलीट्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, वो उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो उसके लिए इस बार किनको चुना गया है, ये 2 खिलाड़ी हैं। अब ये क्या है, मेंस हॉकी टीम के जो कैप्टन है कौन, हरमनप्रीत सिंह, यहाँ पिक्चर देख लो आप, हरमनप्रीत सिंह इन्हें, और जो कौन है, टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, टोक्यो जो ओलंपिक्स थी उनके अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है कौन, लोवलीना बोरगोहेन। ये लोवलीना बोरगोहेन, इनको 19th एशियन गेम्स जो कि आज से यानी 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें फ्लैग बियरर यानी कि ध्वजवाहक, ओके, जो झंडा लेके आगे आगे चलेंगे उनके लिए चूज़ किया गया है। अगर बात करूँ एट द 2018 एशियन गेम्स, हाँ, अगर इसकी और भी बात करूँ तो इस बार 655, ठीक है, 655 एथलीट्स, 655 प्लेयर्स इंडिया से पार्ट ले रहे हैं। ओके, ये अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे ज़्यादा जो अभी तक पार्ट लिया है, सबसे ज़्यादा नंबर है। मीन्स क्लियर दिख रहा है कि अब अपन ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं या एग्रीकल्चर के ऊपर, अब अपन किस पे, खेल कूद पे भी। पहले गाने आते थे, क्या आता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसा। तो अब खेलने कूदने से कोई ख़राब नहीं हो रहा, खेलना कूदना बहुत अच्छी बात होती है। ओके, तो खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, लोग जानते हैं हमें, अगर हम अच्छी मेहनत करें किसी भी फील्ड में, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो बहुत सही रहता है। तो 655, इस बार अगर इंडियन टीम की बात करूँ तो इस बार जो एशियन गेम्स है उसमें क्रिकेट भी है। तो इस बार क्रिकेट में जो मैन क्रिकेट है, जो मैन का
और वुमेन का है। वुमेन की कैप्टन कौन रहेगी? अपनी स्मृति मंधाना। ओके, स्मृति मंधाना। और मैन में कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो मैन टीम के कैप्टन होंगे और वुमेन टीम की कैप्टन कौन होगी? स्मृति मंधाना। ओके, अगर 2018 एशियन गेम्स की बात करूं जो कहाँ हुई थी? जकार्ता में। एंड जकार्ता और पैलेम्बैंग में द इंडियन कंटिजेंट वाज लेड बाय नीरज चोपड़ा। इस बार कौन कर रहे हैं? हरमनप्रीत और लवलीना। और 2018 में किन्होंने किया था? नीरज चोपड़ा। थोड़ा स्टैटिक्स से क्वेश्चन आ जाता है इसलिए ये पॉइंट ऐड किया है मैंने। पिछली बार किन्होंने किया था? नीरज चोपड़ा ने। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ आईसीसी वर्ल्ड कप, बहुत ज़्यादा क्रेज है फिलहाल, आईसीसी वर्ल्ड कप आ रहा है फिर से। इस बार ड्रीम क्या है? 3 का ड्रीम। ओके, अगर ये सुना है तो 3 का ड्रीम अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रहा है। 3 का ड्रीम यानी इसके पहले 2 बार वर्ल्ड कप ले चुके हैं, इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अब टारगेट क्या है कि ये हमारा तीसरा वर्ल्ड कप होगा। 3 का ड्रीम, उसी का एक एंथम, उसी का एक गान लॉन्च किया है। क्या नाम है? दिल जश्न बोले। सुन लेना अगर नहीं सुना हो तो। इसको इम्पोर्टेंट इतना ही बनेगा कि ये सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले। और साथ ही साथ इसको किन्होंने कंपोज किया है? तो प्रीतम दा। ओके, जो प्रीतम है, म्यूजिक बाय प्रीतम, इन्होंने कंपोज किया है। इतना ही चीज़ आपके इंपॉर्टेंट बनता है। और साथ ही साथ ये भी पूछ सकते हैं कौन है, तो या तो रणवीर सिंह याद कर लेना, तो इसमें रणवीर सिंह है। और अपने इन्फ्लुएंसर्स देखें, यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसमें हैं। गौरव तनेजा, मैंने तो देखा वीडियो, गौरव तनेजा भी था इसके अंदर। ओके, वैसे मुझे इतना खास लगा नहीं, मुझे नहीं पसंद आया ये गाना, पता नहीं क्यों, कुछ बहुत अच्छा था नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब है अंतिम पंगल। अंतिम पंगल को क्या? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इससे पहले ये अंडर 20 में भी, अंडर 20 रेसलिंग में भी मेडल लेकर आ चुकी है। अगर बात करें इनकी तो यंग इंडियन रेसलर अंतिम पंगल सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मिला है? कांस्य पदक मिला है। किसमें? 53 kg, 53 किलो वर्ग में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कहाँ? और ये जो इवेंट हुआ था, ओके, ये इवेंट कहाँ हुआ था? वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुआ था? सर्बिया, बेलग्रेड में। ओके, नेक्स्ट इन्होंने किया पेरिस ओलंपिक 2024। ओके, जो 2024 पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है उसमें भी इन्होंने अपनी जगह बना ली। अब अभी मेडल लेकर आए, फिर से मेडल लेकर आए। तो जब अपन इतने ज़्यादा अच्छे काम कर रहे होते हैं तो अपने आप अपना सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो इसको 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए भी इनको अभी से ही फिक्स कर लिया इन्होंने। 19 ईयर ओल्ड, ये कितनी साल की है? 19 साल की है। अंतिम इन्होंने किनको बीट किया है? 2 बार 2 टाइम यूरोपियन चैम्पियन, 2 बार चैम्पियन रह चुकी। कौन? जोना डेनिस। एमा जोना जो है इनको जो जीत रखी है पहले से, कौन सी? ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। ओके, 19 वर्षीय है ये। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा चाचा चौधरी और साबू की इमेज। ठीक है, चाचा चौधरी और साबू से 90s के जो भी होंगे वो अच्छे से जानते होंगे चाचा चौधरी कौन है, साबू कौन है। डेली शोज देखते थे हम लोग बचपन में। ओके, तो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चाचा चौधरी, ये एक बुक टाइप लॉन्च करा है, कैंपेन है। इसके अंदर क्या है कि बताया जा रहा है कि है ना, जो यूथ है, जो नई युवा है, उनको बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है वोट करना, कितना ज़रूरी है इलेक्शन में पार्ट लेना। इसके लिए ये बुक है, एक कॉमिक बुक है। इस बुक के अंदर यही स्टोरीज़ है कि है ना वोट करना कितना ज़रूरी होता है। इससे रिलेटेड इसमें कहानियाँ मिलेगी। टू एजुकेट यानी और मोटिवेट करने के लिए चाचा चौधरी और साबुक से नियुक्त किया है। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया युवा मतदाताओं को शिक्षित करने के और प्रेरित करने के लिए। ओके, आगे चलते। कॉमिक बुक है चाचा चौधरी। इंट्रोड्यूस किसने किया? अभी बात करी हमने, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? ECI और प्राण कॉमिक्स। ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। ओके, ECI तो सबको याद रहेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया होगा, पर प्राण कॉमिक्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। यूथ टू इंगेज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक यानी जो वोटिंग राइट्स है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चूज़ करने के लिए ये बुक लॉन्च किया गया है। चाचा चौधरी और 54वीं दंगल वॉज लॉन्च्ड बाय CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन बन सकता है कि आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो कौन है, राजीव कुमार। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ओके, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो है अनूप चंद्र पांडे। ये दो नाम याद रखो, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे क्या है, वर्ल्ड राइनो डे क्यों मनाते हैं? राइनोस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पता है, उनकी हंटिंग करी जा रही थी, उनकी शिकार किया जा रहा था। किस लिए? ये सिर्फ एक हॉर्न के लिए। देख रहे हो इतना बड़ा जाइंट एनिमल, कितना बड़ा विशाल एनिमल है, उसके सिर्फ यहाँ पे जो सींग है उसके लिए इसकी हत्या करी जा रही थी, इसकी हंटिंग की जा रही थी। तो इसको बचाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे इसकी हंटिंग की जा रही थी। ओके, बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे। तो इसको बचाने के लिए एक डे फिक्स किया गया September 2 की। इस दिन हम राइनो डे सेलिब्रेट करेंगे। अगर राइनो डे की बात करूँ तो इंडिया में जो ये यूनिकॉर्न राइनोस हैं वो कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये जो नेशनल पार्क है इसी चीज़ पे ही बेस्ड है कि यूनिकॉर्न जो राइनोस है, एक सिंग वाले जो राइनोस है, इनको बचाने के लिए। ओके, राइनो की स्पीसीज़ को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको और ध्यान देने के लिए कि कैसे इसको और इनकी पॉपुलेशन को बड़ी की जा सकती है, इसलिए ये वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो 21 सितंबर, ओके, ये 22 सितंबर की बात हो रही है, 22 सितंबर, 21 सितंबर की बात करूँ तो 21 सितंबर को क्या सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड पीस डे। ओके, हमने अभी पढ़ा वर्ल्ड पीस डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 सितंबर को। होप ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो आपको। कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ भी अपडेट चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।